हेलो बच्चों। अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, और हम उसी की जर्नल एंट्रीज करेंगे, एक एक करके बात करेंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और इससे पहले आपने लास्ट क्लास जरूर देखी होगी जिसमें मैंने आपको पर्सनल रियल नॉमिनल के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल में बताया था, क्योंकि वो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स होती हैं। एक तो हमारा जो नेचुरल पर्सनल है वो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें नेम होते हैं और जिस मतलब नेचुरल पर्सन के नेम होते हैं। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल था, उसमें जैसे बैंक हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, ABC लिमिटेड हो गया, XYZ लिमिटेड हो गया, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियल माना जाता है लॉ की नज़र में। ठीक है, मतलब किसी एक्ट में वो बनता है। अब हमें एक्ट में बनता है इसके ऊपर बात नहीं करनी, आपको जैसे बैंक का मैंने एग्जांपल दे दिया था। थर्ड फिर मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंट क्या है, तो वो पर्सनल अकाउंट ही एक नाम ही है, लेकिन बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोगों के नेम हैं, उसको हम एक ही नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो आउटस्टैंडिंग में जैसे सैलरी का एग्जांपल लिया था मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास जरूर देख लेना। फिर सिर्फ मैं लास्ट क्लास जिन्होंने पढ़ी है उसी को ही कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ी पहले वो पढ़े लास्ट क्लास। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बताया कि जो नेम्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उनको एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें एक एग्जांपल मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग सैलरी का, जैसे मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने वाले नेम। हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, आएंगे हम एक एक बात पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो काम है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे बात करने का। तो आप एक बार सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो देखो मैं ये बोलूँ, मैं प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन आपने करनी है, मैंने नहीं। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, जैसे आपके पास कैश में कुछ पड़ा होता है, बैंक में भी तो आपका बैलेंस होता है, लेकिन फिलहाल वो पैसा आपके पास नहीं है जो बैंक में डिपॉजिट करवाया था, वो बैंक के पास है। बैंक के पास है तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने बताया वो आपको लास्ट क्लास में। तो बैंक रिसीवर है वहां पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरी जेब से कैश गया, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक ने उसको रिसीव किया, पर्सनल अकाउंट। सिंपल सी बात है, अमाउंट चाहे कुछ भी हो तो लिख ही लेना। समझ गए बात को। अब मैं अपोजिट बात बोलूं कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकलवाया, निकलवाया तो क्या ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी ना, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये कैश किसने दिया, एक पर्सन ने। कौन से पर्सन ने, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये रियल है, सॉरी ये पर्सन। बस अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है तो डेबिट द रिसीवर, और अगर विड्रॉ करा है तो वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। हमने बैंक से पैसे लेने थे क्योंकि मेरे उसमें जमा है बैंक में। ठीक है, जैसे मान लो आप कुछ सेल करते थे तो राम का नाम लिखते थे, राम अकाउंट डेबिट, राम वहां पे रिसीवर था, जो वो पैसे वापस देता था वो गिवर है। सेम बात है, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रखे हैं, अब बैंक पे मेरा राइट है, मैं वो पैसे ले सकता हूँ। जब वो देगा, गिवर होगा, तो कैश मेरे पास आ जाएगा। बस सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन से सारी बातें क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी दो ट्रांजेक्शन हो गया अभी तक। ठीक है, सिंपल थी बहुत ये तो। एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। अब एक बात बताओ, मैंने ना राम से पैसे लेने थे, राम को मैंने कभी गुड्स बेचे थे, मैंने एंट्री करी थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल। राम क्या है वहां पे, रिसीवर। अब वो मुझे पैसे दे रहा है, उसने दिए, तो मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट द गिवर। लेकिन वो पैसा भी तो मेरे पास नहीं आया, वो पैसा तो डायरेक्टली कहां चला गया, बैंक में। तो मेरे पैसे का जो गिवर था उसका रिसीवर कौन बना, वो भी मेरे पास नहीं आया, मेरे अकाउंट में ऐड हो गया, और अकाउंट मतलब बैंक के पास हुआ, तो बैंक ने उसको रिसीव किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
बस। अब आप कहेंगे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, देखो सीधी सी बात है, इससे लेने थे, इसका हिसाब कैंसिल हो गया, बैंक से लेने हैं, सिंपल सी बात है। आप वही रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल। यहाँ पे ये है कि ये गिवर है, बैंक उस पैसे का रिसीवर है, बस। ठीक है, बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे सुनो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा कस्टमर का नेम राम था, ये मैं लिख देता हूँ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, या कोई कस्टमर है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। आपको शाम से पैसा मिला, कोई कस्टमर था, कुछ भी था, उससे पैसा मिला, चेक मिला, चेक, हमने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अगर उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया, अगर उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया तो आप क्या मान के चलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। जैसे यहां पे बैंक टू राम था, यहां पे बैंक टू श्याम, मतलब फिर फर्क क्या पड़ा? श्याम गिवर है और उस पैसे का रिसीवर कौन है? बैंक, क्योंकि चेक मैंने बैंक को दे दिया है। समझ रहे बात को? अगर मैं आपको बोलूं, देखो बात को ध्यान से समझना, मैं इसको रब करता हूं 1 मिनट के लिए, समझना ध्यान से। देखो मान लो मेरे को श्याम ने पैसा जो दिया था, मान लेते 10,000 का चेक दिया था, श्याम गिवर है, और वो चेक क्या हुआ, मैंने एक बार तो मेरे पास चेक आया ना, मैं ऐसे लिख देता हूं चेक इन हैंड, इसको क्या वर्ड यूज करेंगे? चेक इन हैंड। आपके पास चेक आया, ध्यान से सुनना, तो चेक क्या है? मेरा एक राइट है, एक वस्तु है ना, मुझे वो चेक मिला है, मैं इसको क्या बोलूंगा? डेबिट वर्ड कम्स। समझ रहे बात को? मान लो मैं ऐसा करता हूं, लेकिन उसी दिन मैंने ये चेक किसको दे दिया? बैंक को, चेक इन हैंड। जो मेरा राइट था, जो मेरे 10,000 रुपए चेक के थे, वो उसको मैंने किसको दे दिया? बैंक को। अब बैंक इस चेक का रिसीवर है ना, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे जमा बैंक ही करेगा, और क्रेडिट वर्ड गोज अप। मतलब अगर मैं 2 एंट्रीज करता हूं तो जरूरत क्या है 2 एंट्रीज करने की? देखो आप खुद सोचो, आपको शाम से जो चेक मिला, आपने बोला चेक इन हैंड, ये चेक उसी दिन क्रेडिट वर्ड गोज आउट भी हो गया, क्योंकि ये चेक मैंने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अब बैंक को दिया तो बैंक ने इसको रिसीव किया, तो आप अलग अलग एंट्री कर ही क्यों रहे हैं? एक बार आप चेक इन हैंड को रिसीव कर रहे हैं और गिव कर, आप एक ही दिन के लिए कॉमन, मतलब आपकी एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो सकती थी, क्योंकि आपको चेक मिला और आपने पैसे तो बैंक में, आपका वो चेक है वो बैंक में ही तो लगना है आपके, तो डायरेक्टली आप एक ही एंट्री कर दो, क्या दिक्कत है? मतलब आप चेक इन हैंड की बात ही मत करो। तो इसीलिए मैं क्या वर्ड बोलूंगा, अगर आपको चेक रिसीव्ड हुआ है शाम से और डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम 10,000, ठीक है, ना कि ये नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर है बात? अब बात ये आती है, मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूं, ये अभी नहीं होगी ये ट्रांजेक्शन, ये वाली होगी, लेकिन अगर मैं बोलूं एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे, अगले दिन जमा करवाया, या उस दिन नहीं जमा कराया, उसके बाद कभी भी करवाया, मुझे एक बात बताओ, अब आप वेट करोगे क्या? बैंक में जब चेक लगवाने जाएंगे, एक दिन की ट्रांजेक्शन को तो चलो आप नेट करके ये लिख सकते थे कि बैंक टू शाम, चेक इन हैंड का वर्ड ही मत लिखो, क्योंकि देखो जो चेक आपके पास आया साथ के साथ बैंक में चला गया उसी टाइम। लेकिन मान लो आपके पास चेक आया एक दिन और नेक्स्ट दिन बैंक के पास गया, तो एक दिन तो आपके पास रहा ना, एक दिन तो रहा ना, तो उसकी एंट्री अलग होनी चाहिए, चेक इन हैंड टू सेल। ये मान लो 1 मार्च है और आपने नेक्स्ट डे जमा करवाया तो मार्च 2 है। अब 2 एंट्रीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर मेरा चेक जो मुझे शाम से मिला वो नेक्स्ट डे डिपॉजिट होता है ना, तो आप पहले दिन एंट्री करो चेक इन हैंड टू शाम, और उसको नेक्स्ट डे चेक इन हैंड को क्रेडिट करो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और वो बैंक उसको रिसीव करेगा। आपके माइंड में ये बात पूरी तरीके से आ गई होगी।
ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे पॉइंट पे आते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम शान, एक एंट्री लिख देता हूं, फिर मैं इसकी अगली स्टेटमेंट बनाता हूं कि अबाउ चेक डिसऑनर्ड नेक्स्ट डे, तो मतलब दो एंट्रीज होंगी आपकी। सिंगल तब होगी जब आपने सेम डे पे जमा करवा दिया। बात क्लियर है, हो गई होगी क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं था। देखो देखो अमाउंट का यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे, अमाउंट की कोई समस्या नहीं है, मैंने आपको ये चीज समझानी है। अमाउंट आपको उस क्वेश्चन में मिलेगा, अब आप ध्यान से समझना। आपने विड्रॉ करा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला। ऑफिस यूज का मतलब कि आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं। मुझे एक बात बताएं, आप बैंक से पैसा निकालते हैं, आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपका बैंक क्या है, गिवर है। बैंक एक पर्सन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया बैंक एक पर्सन है, तो बैंक गिवर है। मान लेते अमाउंट की वैसे बात नहीं कर रहा, फिर भी 10,000 में लिख रहा हूं, मान लो। और वो बैंक ने जो गिवर है वो कैश किसके पास है, बिजनेस के पास, उसके ऑफिस में आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। देखो यहां पे ना फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ हो, ना लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, इस बातों में फर्क समझे, बस ये फर्क समझाने के लिए चार बातें लिखी है मैंने। अब एक बात बताएं, आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, ऑफिस यूज के लिए पैसा कहां से निकालते हैं बताओ, बैंक से ही तो निकालते हैं। मतलब अगर बैंक लिखा है चाहे नहीं लिखा, लेकिन ऑफिस यूज लिख रखा है ना, ऑफिस यूज के लिए, तो मतलब बैंक से ही निकाला होगा। मतलब सेकंड क्या होगी, सेम एज फर्स्ट वाली, ये वाली, दोबारा से मैं नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ बताना ये था कि यहाँ पे फ्रॉम बैंक लिखे होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ऑफिस यूज अगर लिखा हो तो चलेगा। अब आगे बात को समझना, विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा कहां से निकालेंगे, एक सिस्टम है, बात सोचो, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कहां से निकाला होगा, पर्सनल यूज का मतलब प्रोप्राइटर अपने घर लेके जा रहा है पैसा, बिजनेस का पैसा। मुझे एक बात बताएं, बिजनेस का पैसा, मुझे बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो आप क्या वर्ड बोलते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल क्योंकि हम ओनर का नेम नहीं लिखते थे, लेकिन वो गिवर होता था इसलिए टू कैपिटल, ठीक है। जब वो निकालता था तो वो रिसीवर होता था, लेकिन उस टाइम भी ओनर का नाम नहीं लिखते थे, क्या वर्ड यूज करते थे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस की जेब से क्या गया, कैश गया। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस से निकला पैसा पर्सनल यूज के लिए, समझ रहे, ऑफिस से पैसा निकला। अब मैं यहां पे एक लाइन और लिख देता हूं कि विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज तो हमेशा ऑफिस से ही निकलेगा, अगर सिर्फ पर्सनल यूज बोल रखा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब ऑफिस से पैसा निकला पर्सनल यूज के लिए, और डेबिट द रिसीवर, अमाउंट की बात ही नहीं करते। अब स्पेशली कह रहा है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो ओनर, ऑफिस और बैंक, अब इस बात को रिलेट कर लो, ये चैन चलती है ऐसे। अगर बैंक से निकाला है ऑफिस यूज के लिए तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां से यहां गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज है तब भी सेम बात आएगी कि बैंक से ही निकाला होगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा निकालेंगे, ओनर से पैसा निकालते थोड़ा, ओनर तो पैसा देता है। ठीक है, और उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा मतलब ओनर निकाल रहा है, डायरेक्ट इधर नहीं जाएगा, वो पहले ऑफिस में जाएगा। हाँ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो सीधा डायरेक्ट हो सकता है। तो मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा फोर्थ में, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या एंट्री बन रही है, रिसीवर कौन है, मालिक। हम किसकी बुक्स में एंट्री करते हैं, बिजनेस की बुक्स में एंट्री करते हैं, बिजनेस की मालिक की बुक में नहीं करते। तो ड्रॉइंग्स मतलब डेबिट द रिसीवर, वो रिसीवर है, लेकिन उस पैसे का गिवर कौन है, जो पैसा बिजनेस के मालिक ने रिसीव किया है वो बैंक, बिजनेस खुद गिवर नहीं है, तब तो टू कैश होता, वो गिवर बिजनेस नहीं है, वो कौन है, बैंक है, तो क्रेडिट का गिवर। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पढ़ो, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, हमने ऑफिस से निकाला है या पर्सनल यूज के लिए निकाला है, एक ही बात है, मतलब थर्ड और फिफ्थ सेम हो जाएंगी, सेम एज थर्ड। आपके माइंड में बात फिट होनी चाहिए जो मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, पहले आपके माइंड में ये होनी चाहिए विड्रॉ, ये तो पक्का है कि पैसा निकाला है, लेकिन वो ड्राइंग कब है, जब पर्सनल यूज के लिए, हर जगह पर्सनल यूज आना चाहिए, तो ड्राइंग तो है ही है, मतलब डेबिट में ड्राइंग तो आना ही है, जैसे ही पर्सनल यूज बोल दिया, फॉर ऑफिस यूज बोल दिया तो कैश अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेशक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पे भी थर्ड में, थर्ड की जैसे जो फिफ्थ एंट्री, उसमें भी क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ये कंफर्म है, जब ऑफिस यूज के लिए पैसा है, पीछे ऑफिस यूज लिखा हुआ है तो कंफर्म है ऑफिस यूज के लिए, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। हाँ, और अगर पर्सनल यूज बोल रखा है तो हर केस में ड्रॉइंग तो डेबिट होगी ही होगी। अब ये देखना है कि ऑफिस यूज के लिए जो पैसा निकाला है टू बैंक है, क्योंकि वो बैंक से निकाला, नहीं बोल रखा फिर भी बैंक से निकाला, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, ड्रॉइंग तो डेबिट होनी ही होनी है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो, लेकिन वो बैंक से निकाला है या कैश निकाला है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो टू कैश है, यहाँ पे भी टू कैश है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशली बोल रखा है ऑफिस। लेकिन अगर बैंक से बोल रखा है पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो क्या हो जाएगा, अगर बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला तो अगर बैंक से पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला तो हमारी हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, तो ये बात आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आनी चाहिए ये बात। अब मैं आपको इस छोटी सी क्लास में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बात करते हैं, हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को समझें, इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझे जो मैंने आपको बताया है। लास्ट वीडियो को पर्सनल रियल नॉमिनल के जो क्लासिफिकेशन समझाए थे उसको भी माइंड में फिट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को हम जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है इसको पूरा करता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, जो भी 6th क्वेश्चन है वो आप पूरा करेंगे और मुझे सॉल्यूशन भेज देना। ठीक है जी।